हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समष्टियाँ। तो चलो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर करेंगे। इसमें हम करने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, देश का घरेलू क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट, जिसको हम सामान्य निवासी कहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स, असामान्य निवासी, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध साधन आय का अर्थ। तो इन टॉपिक को करने वाले हैं आगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, देश का घरेलू क्षेत्र। कि देश का घरेलू क्षेत्र क्या है, उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी से अभिप्राय भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र से है, जहाँ एक देश के निवासी आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं जिसका पूरी तरह से नियंत्रण और प्रशासनिक अधिकार उस देश की सरकार के पास होता है, चाहे वह क्षेत्र की देश की सीमाओं में हो या विदेश में। तो इसमें ये बता रहा है कि एक देश का जो निवासी है, जो आर्थिक गतिविधियां करता है, उसका पूरा नियंत्रण उस देश की सरकार के पास ही होता है, चाहे वो देश के अंदर हैं चाहे वो विदेश में हैं। जो देश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका पूरा नियंत्रण किसके पास होगा, देश की सरकार के पास होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं सरल भाषा के अंदर इसमें क्या लिखा है। घरेलू क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ एक देश का सरकारी नियंत्रण लागू होता है, जहाँ की उत्पादन गतिविधियाँ देश की जीडीपी में शामिल की जाती हैं। तो ये कहते हैं कि एक देश का पूरा जिस पे नियंत्रण होता है वो हमारा घरेलू क्षेत्र होता है। जैसे हमें बताया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण दिए हैं कि घरेलू क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो ये कह रहा है कि सपोज करो इसके अंदर जितने भी भारत के अंदर कारखाने हैं, दुकानें हैं, वो सारी इसके अंदर शामिल होंगी। दूसरा, जो आगे यूएसए में काम करने के लिए गए हैं इंडियन एम्बेसी में, वो उनको भी हम घरेलू क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। तीसरा है विदेश में स्थित भारतीय सरकार के बैंक और कार्यालय। अब किस विदेश के अंदर जितने भी बैंक और कार्यालय स्थित हैं वो सब भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि हमें जो हमारे देश के अंदर हैं, चाहे हमारे बैंक और कार्यालय विदेश में हैं या हमारे दूतावास विदेश में काम करने गए हैं, उन सभी को हम घरेलू क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं करते। तो इसमें आ जाएगा हमारा कि घरेलू क्षेत्र में सबसे पहले तो विदेशी दूतावास। भारत में कोई बाहर से काम करने के लिए विदेशी दूतावास आए हैं तो उसको हम घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं करते। देश में विदेशी सरकार और संस्थाएं, बाहर से कोई विदेशी ने कोई बैंक खोला है, कोई संस्था है बाहर की, तो उसको हम घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं करते। तो इसमें हमें समझ आ गया कि कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं इसके अंदर। तो इसमें हमें बता दिया कि भारत में स्थित और भारत के जो लोग बाहर दूतावास के तौर पे काम कर रहे हैं, या भारत के बैंक हैं या कार्यालय हैं जो चाहे विदेश में है चाहे अपने देश में है, वो सारे हम घरेलू क्षेत्र में शामिल करते हैं। लेकिन घरेलू क्षेत्र में शामिल क्या नहीं करते, कोई बाहर से इंडिया में बैंक खोला है, संस्था खोली है, बाहर बाहर का दूतावास है, तो उसको हम घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं करते। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं हमारे। नॉर्मल रेजिडेंट वह व्यक्ति या संस्था है जिसकी पूरी तरीके से रुचि हमारे देश में है स्थायी रूप से, और 1 साल से ज़्यादा समय के लिए देश में रह भी रहे, और उसकी जो उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में भाग भी लेता है। तो इसमें ये बता रहे हैं पहले तो वो हमारे देश में ही रुचि ले, 1 साल से ज़्यादा वर्ष के लिए इसमें रहे और उत्पादन गतिविधियों में भाग ले, तो उसको हम देश का सामान्य निवासी कहते हैं। तो इसको सरल भाषा में लिख सकते हो, 1 से अधिक वर्ष के लिए हमारे देश में हमारी आर्थिक गतिविधियों में जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य निवासी कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, चाहे वो है नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलेंगे। अब इसमें बताया है, उदाहरण दिए हैं इसके। उदाहरण में क्या है कि भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक, ओके, कि भारत के अंदर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं वो सामान्य निवासी हैं। 2 साल से कोई अमेरिकी भारत में काम कर रहा है, वो भी इसका सामान्य निवासी है।
भारत में स्थित कारखाने, जितने भी कारखाने हैं वो सब भी हमारे सामान्य हैं। विदेश में रहने वाला भारतीय दूतावास, जो बाहर विदेश में काम करने गया हमारा भारतीय दूतावास, वो भी हमारा सामान्य निवासी है। उसके बाद क्या है, नॉन रेजिडेंट्स या असामान्य निवासी क्या होते हैं, जिसकी हमारे देश में कोई रुचि भी नहीं है, स्थायी रूप से यहाँ पे रह भी नहीं रहा, 1 वर्ष से कम समय के लिए देश में आता है, जैसे घूमने आया, तो उसके उद्देश्य अस्थायी उद्देश्य हैं। जो व्यक्ति देश में केवल अस्थायी रूप से रहता है, 1 वर्ष से कम समय के लिए आता है, उसकी आर्थिक रुचि किसी अन्य देश में होती है, वो हमारा अनिवासी होता है। अब मान लो कोई ब्रिटिश है जो इंडिया में घूमने आया है 2-3 महीने के लिए और घूम के चला गया, तो वो क्या हो गया, हमारा असामान्य निवासी हो गया है। अब इसमें बताया कि घूमने के लिए इसके उदाहरण दिए हैं कि भारत में घूमने के लिए कोई विदेशी आया तो वो हमारा अनिवासी है। 6 महीने के लिए भारत में प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने आया कोई जापानीज़, ब्रिटेन में रहने वाला कोई वही काम करने वाला भारतीय व्यक्ति ब्रिटेन में रहा और वहीं पे बस गया, वहीं पे काम कर रहा है। भारत में स्थित विदेशी दूतावास का कर्मचारी, तो बाहर से जो आया है विदेश से, अब यहाँ पे दूतावास का काम करने, तो उसकी भी आर्थिक रुचि हमारे देश में नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारा अनिवासी हो गया। तो इसमें हमें ये देखा कि सामान्य और असामान्य निवासी कौन से होते हैं, तो समझ आया जिसकी आर्थिक रुचि हमारे देश में है, ठीक है, आर्थिक रुचि हमारे देश में और हमारे देश में ही क्या है, वो काम कर रहा है, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रह रहा और आर्थिक रुचि भी हमारे देश के अंदर ही है, वो हमारा सामान्य निवासी है। लेकिन जो 2-3 महीने के लिए सिर्फ काम करने के लिए आया और फिर चला जाता, उसकी आर्थिक रुचि हमारे देश में नहीं है, तो वो हमारा अनिवासी हो जाएगा। आगे है डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। घरेलू आय से इनकम से क्या अभिप्राय है कि देश के घरेलू क्षेत्र में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता के बदले प्राप्त होती है। यह उत्पादन करने वाला निवासी या अनिवासी हो सकता है। इसमें क्या कहता है कि घरेलू क्षेत्र में निवासी और अनिवासी जो दोनों उत्पादन कर रहे हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का प्रयोग करके, तो उनसे जो इनकम मिलेगी, आय मिलेगी, वो हमारी घरेलू आय होगी, चाहे वो निवासी ने की है, चाहे वो अनिवासी ने की है। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन आय है, जो भारतीयों की और भारत में कार्यरत विदेशियों की आय है, वो क्या हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी, घरेलू आय हो जाएगी। आगे है हमारा, इसमें क्या शामिल करते हैं, भारत में कार्यरत भारतीयों की आय, भारत में कार्यरत विदेशियों की आय। शामिल क्या नहीं करते, विदेश में काम करने वाले भारतीयों की आय। इसमें कह रहा है कि हमारे देश के अंदर सामान्य और असामान्य निवासी दोनों हैं, दोनों की आय क्या हो जाएगी, घरेलू आय हो जाएगी। लेकिन कोई भारत से बाहर काम करने के लिए गया है तो उसकी आय को हम घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं करते। आगे है हमारा नेक्स्ट, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय देश के सिर्फ सामान्य निवासियों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको शामिल किया जाएगा इसके अंदर। अनिवासी हैं उनकी आय को इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। ये पहले पढ़ लिया कि अनिवासी कौन से होते हैं, सामान्य निवासी कौन से होते हैं। तो सामान्य निवासियों की जो आय है वही इसके अंदर शामिल होगी। देश के सामान्य निवासियों की कुल आय किसके बराबर होगी, नेशनल इनकम के बराबर होगी, चाहे वह देश के अंदर है चाहे विदेश में है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, इसके बच्चे बाहर काम करने के लिए गए हैं, तो इन दोनों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो बाहर काम करने गए हैं वो भी हमारे देश के सामान्य निवासी हैं, उनकी भी आर्थिक रुचि हमारे देश में है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों की आय को हम किसके अंदर शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करके चलते हैं। तो सामान्य निवासी क्या होगी, सामान्य निवासियों की आय नेशनल इनकम होगी। अंदर काम करने वाले और विदेश में काम करने के लिए गए दोनों की भारतीयों की आय को इसको शामिल किया जाता है। क्या शामिल नहीं करते, कोई बाहर से हमारे देश में काम करने आया है तो उसकी आर्थिक रुचि हमारे देश में नहीं है, इसके लिए उसकी राष्ट्रीय आय, उसकी इनकम को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आगे हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से प्राप्त होने वाली आय। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से अभिप्राय कि देश के सामान्य निवासियों को विदेश से प्राप्त होने वाली आय को विदेशियों
को दी गई आय से हम माइनस कर देंगे। अब सपोज करो कि जो हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर काम करने गए हैं, काम करके पैसे भी तो मिलेंगे उनको। उनको मान लो मिल गए 5,000 रुपये। अब जो बाहर से इंडिया के अंदर आए हैं काम करने के लिए, उनको मिले मान लो 4,000 रुपये। तो इसमें कह रहा है कि जो 5,000 मिले थे उसमें से अगर 4,000 माइनस कर देंगे तो जो 1,000 बचेगा वो क्या हो जाएगी, हमारी विदेश से प्राप्त साधन आय हो जाएगी। अब सपोज करो कि बाहर वाले तो हमारे देश से ज़्यादा कमा के ले गए, 6,000 कमा लिया उन्होंने तो, लेकिन जो हमारे लोग हैं उन्होंने सिर्फ बाहर से 5,000 रुपये ही कमा कर लाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया विदेशी हमारे देश से 1,000 रुपया ज़्यादा लेके चले गए। बाहर वाले जो हमारे देश में कमा के आए वो 5,000 लेके आए, और विदेशियों ने हमारे देश से मान लो 6,000 कमा लिया। तो 6,000 कमा के चले गए, तो 1,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, विदेश में ज़्यादा चली गई है, विदेशियों को ज़्यादा दी गई है और हमारे भारतीयों को कम मिली है। तो विदेश से मिली साधन आय को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विदेश से प्राप्त आय को विदेश को दी गई आय इसमें से माइनस कर देंगे। विदेश से मान लो 6,000 मिले और हमने दिए कितने, 5,000। तो 1,000 रुपया क्या हो जाएगा, हमारी नेट फैक्टर इनकम हो जाएगी बाहर से देश से प्राप्त साधन आय। अब देश से प्राप्त साधन आय में हम क्या शामिल करते हैं और क्या शामिल नहीं करते। विदेश में काम करने वाले भारतीयों की मजदूरी। अब कोई मजदूरी करने के लिए बाहर गया है और उससे मिलने वाली आय को हम शामिल करेंगे, क्योंकि जो बाहर कमाई करेगा उसका परिवार मान लो इंडिया में है तो पैसे तो वो इंडिया में ही भेजेगा, इसलिए इसको शामिल करते हैं। विदेश में प्राप्त कंपनियों का लाभ। अब विदेश में जो कंपनियां हैं उनका लाभ भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अब भारतीय कंपनियां विदेश में गई हैं, अपनी कंपनी खोली है, वहीं पे काम कर रही हैं, तो उनसे मिलने वाला लाभ भी हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। विदेश में निवेश पर प्राप्त ब्याज और किराया। अब हमने उधार दिया था, ठीक है, जहाँ निवेश किया था उसके ऊपर जो ब्याज मिला है, हमें किराया मिला है, वो भी इसमें शामिल होता है। अब इसके अंदर शामिल क्या नहीं होता, तो हमने भारत में बाहर से कोई काम करने आया और पैसे लेके बाहर चला गया, उसकी हमारे देश में कोई रुचि नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। विदेशी कंपनियों का लाभ, यहाँ पे आके कंपनीज खोली हैं विदेश से और वो प्रॉफिट कमा के चली जाती हैं, तो इसलिए इनकी आय को भी हम शामिल नहीं करते। भारत में विदेशी निवेश पर दिया गया ब्याज और किराया। तो भारत में जो विदेशी निवेश हो रहा है उसके ऊपर जो किराया मिलेगा तो उसको भी हम इसके अंदर शामिल नहीं करते। तो आगे इसका फार्मूला दिया है नेट फैक्टर इनकम का, ये शॉर्ट में लिखा है NFIA, मतलब विदेश से प्राप्त होने वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो NFIA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर से हमें पैसे मिले हैं और जो बाहर वालों को हमने दिए हैं, बाहर से हम 6,000 कमा के लाए और विदेशी हमारे देश से 5,000 कमा के चले गए, तो 1,000 क्या आ गया, हमारी विदेश से प्राप्त साधन आय आ जाएगी। तो साधन आय को किसके अंदर प्लस करते हैं, जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो साधन आय जुड़ेगी, लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो साधन आय नहीं जुड़ती। अब साधन आय अगर प्लस में है, अब 1,000 रुपया मिला हमें, प्लस हो गया हमारा, ज़्यादा मिला, तो ये नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास माइनस में होता 1,000 रुपया, मान लो विदेशी तो 6,000 ले गए हमसे और हमने सिर्फ 5,000 कमा के लाए, अब 1,000 क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया, तब आपकी घरेलू आय आपकी नेशनल इनकम से ज़्यादा होगी। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है, सामान्य और असामान्य निवासी क्या होते हैं, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होती है, विदेश से प्राप्त साधन आय क्या होती है। ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे आई होप। इसका जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक और कमेंट। थैंक यू।